ऑल राइट। तो ये 15 जून का जो श्री राजा मोहन का जो आर्टिकल है, प्रॉमिस ऑफ रिन्यूअल, तो G7 का मीटिंग चल रहा है ताबड़तोड़, और चाइना को काउंटर करने का हर तरफ से उसको घेरने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि चाइना का जो है राइज बहुत एक्सेप्शनली हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो G7 आप याद कर लीजिए, जो सबसे बेसिक चीज़ है कि G7 में कौन कौन कंट्री है। तो वर्ल्ड का जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन है वो G7 में है। इसका न्यूमोनिक क्या है, न्यूमोनिक वाले फोल्डर में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे भी इफ़ के जापान, इफ़ के जापान, आई फॉर इटली, एफ फॉर फ्रांस, सी फॉर कनाडा, ए फॉर अमेरिका, जी फॉर जर्मनी, ई फॉर इंग्लैंड, जे फॉर जापान, इफ़ के जापान। अभी नया है D11, डेमोक्रेसीज 11, कोalition ऑफ डेमोक्रेसीज, ऐसा टर्म आ रहा है। तो G7 का जो भी मीटिंग हुआ था, G7 के अलावा उसमें 4 और कंट्री शामिल हुए थे, इंडिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इसको D11 बोला गया। तो इसको कैसे याद रखेंगे, G7 प्लस इंडिया का फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया, G7 प्लस इंडिया का फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, के फॉर कोरिया। अब कोरिया में साउथ कोरिया ही होगा, नॉर्थ कोरिया तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, डेमोक्रेसीज का बात कर रहे हैं। अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, अफ्रीका तो कॉन्टिनेंट हो गया, तो साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया। दिस इज एज सिंपल एज दिस। और इस तरह का सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है, ऑप्शन में कोई एक आध कंट्री होगा जो नहीं होगा और आपको एलिमिनेट करना होता है, तो जस्ट रिमेंबर दिस। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो अभी G7 का मैसेज, G7 का जो मीटिंग हुआ है, तो वो बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हम उससे सीख कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है। एक तो कि इंडिया इज नेचुरल अलाई ऑफ G7 कंट्रीज। नेचुरल अलाई एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो हमें बाइंड करता है, इंडिया और वेस्ट को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बाइंड करता है। तो हम नेचुरल अलाई हैं ऑफ G7, और नेचुरल अलाई हैं अमेरिका के। ठीक है, और दूसरा कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो कि हमें बाइंड करता है वेस्टर्न सोसाइटी से। ठीक है, ओपन सोसाइटी का बात किया गया है, आप पिछला वाला डिस्कशन जाके देख लें, उसमें ओपन सोसाइटी बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है कि नेचुरल अलाई है, वी आर, इंडिया इज नेचुरल अलाई ऑफ USA, और इंडिया इज नेचुरल अलाई ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, और इंडिया इज नेचुरल अलाई ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दिस इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके रिजीम में भी ये बात बोली गई थी, बट एट दैट टाइम रिलेशनशिप वर नॉट दैट मच कॉर्डियल एज इट इज सीम्स टू बी नाउ। तो ये था जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, पोखरण, याद होगा। तो उसके बाद क्या होता है कि इंडिया USA में फिर बातचीत होना फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि इंडिया न्यूक्लियर पावर कंट्री हो गया। अब न्यूक्लियर पावर कंट्री हो गया तो इन लाइटर भी हम कह सकते हैं कि एक नया गैंग आ गया। ठीक है, नए हथियार के साथ, सबसे जो डेडली हथियार है उसके साथ। तो जो पुराना गैंग वाला है 2 ही चीज़ कर सकता है, या तो पूरी तरह उसको एलिमिनेट कर दो, नहीं तो उससे धीरे धीरे दोस्ती करो और कुछ उस पर बर्डन्स डाल दो, ताकि वो ज़्यादा बड़ा गैंगस्टर बन के ना निकले। ठीक है, यानी ज़्यादा बड़ा डेवलपिंग इकोनॉमी ना हो जाए, ज़्यादा बड़ा डेवलपिंग जियोपॉलिटिकल पावर ना हो जाए। ठीक है, तो बातचीत होना शुरू होता है, और उसके बाद से फिर अभी तक जो है वो एक कह सकते हैं कि स्टीडली अपवर्ड मूवमेंट है इंडिया USA रिलेशनशिप में। ठीक है, लेकिन याद कीजिएगा तो आफ्टर 1947 जब कोल्ड वॉर चल रहा था एंड वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक वाज लीडेड बाय USA एंड द ईस्टर्न ब्लॉक वाज लेड बाय USSR, दैट वाज अ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, एंड द वेस्टर्न ब्लॉक वाज कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। तो फिर इसका कल्मिनेशन जो होता है वो बर्लिन वॉल बनता है, USSR का डिसइंटीग्रेशन होता है, ये सब तो हम लोग जानते हैं। लेकिन उस समय इंडिया का रिलेशनशिप जो है वो USA से अच्छा नहीं था, इवन कि USA सी इंडिया एज सस्पिशियस विद सस्पिशियस आइज। ठीक है, कि इंडिया अलाई नहीं हो सकता है। क्यों? इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप धीरे धीरे इंप्रूव होने लगा था, और इंडिया रशिया का रिलेशनशिप अच्छा रहा था, जो अभी तक अच्छा है। ठीक है, तो लेकिन वो चीज़ चेंज हुआ। क्यों? इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है, दोस्ती दुश्मनी कुछ नहीं, इंटरेस्ट अलाई हो गया तो फिर दोस्ती हो जाएगी। जैसे हम पॉलिटिक्स में देखते हैं कि 2 पार्टी जो एक दूसरे को पिछले चुनाव में बहुत उल जुलूल बातें बोलती हैं, लेकिन अगले चुनाव में दोनों कोalition बन जाती हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे हैं, देश का भला होगा, जनता का भला होगा, जनता के भलाई के लिए हमने अपने विचारों के साथ समझौता नहीं किया है, लेकिन विचारों में जो भिन्नता है उसको थोड़े देर के लिए दूर रखा है। इस तरह की बातें होती है, और हम कोalition गवर्नमेंट पॉलिटिक्स को तो अगर आपने देखा है तो समझ में आता ही होगा।
तो इंटरनेशनल लेवल पे भी यही होता है, नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिवेल करता है, ठीक है। अब यूएसए इतना क्यों कर रहा है, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सुपर पावर था, वो बॉस था, वो सबसे बड़ा गैंगस्टर था, वो गैंग लॉर्ड था। अब भाई कोई और दूसरा गैंगस्टर आ जाए, यानी कि चाइना अपना अलवा जलवा के साथ, हथियार वगैरह के साथ, तो इसको लगेगा कि मेरा तो वर्चस्व, मेरा वट खत्म हो रहा है, ठीक है। तो लड़ाई होगी, तो लड़ाई कैसे होगा, तो ये गैंगस्टर जो है वो बाकी सभी को जमा करेगा अपने इर्द गिर्द, एक जैसे विचार वाले को, कि चलो यार हम लोग सब मिलके इसको काउंटर करते हैं। जैसे हिटलर का जब राइज हो रहा था, तो फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो सभी मिलकर, उसमें ब्रिटेन, अमेरिका और रसिया तीनों एक तरफ से खेल रहे थे ना। तो ये चीज़ है। तो खैर दिस वाज इन लाइटर वे, ताकि हमको मतलब, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट, मतलब मुझे भी जब शुरू में मैं पढ़ता था, इवन कि अभी भी, तो बहुत मतलब ये टेक्निकल चीज़ें लगती थी। फिर मैंने इसे आसान करके थोड़ा समझना शुरू किया कि आसानी से मुझे समझ में आना शुरू हो, मतलब लेमैन लैंग्वेज में। फिर उसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में तो ट्रांसलेट कर ही लेंगे, ठीक है। तो खैर, तो इंडिया का भी हम देख रहे हैं कि यूएसए के साथ अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, यूरोप के साथ हम इंगेजमेंट अपना बढ़ा रहे हैं। G7 के बारे में बोला गया, G7 का आप वीडियो देख लीजिएगा, 2 मिनट का है, इसका हिस्ट्री वगैरह उसमें बताया। मिड 70s में आफ्टर ऑयल क्राइसिस जो हुआ था ये बनाया गया, लेकिन 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, ठीक है, वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस, लीमन ब्रदर का आपने नाम सुना होगा, जो बैंक उनका डूब जाता है, और भी फिर यूएसए से जो फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होता है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन पूरे दुनिया में फैलता है। हालांकि इंडिया पे बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं पड़ा था, लेकिन असर हुआ था। तो G7 उसके बाद एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब डेड सेल में चला गया था। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया भाई, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जो है वो इसको टैकल नहीं कर पाए। तो G20 जो है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव था, ज़्यादा डेमोक्रेसीज को, ज़्यादा कंट्रीज को, ज़्यादा इकोनॉमीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, रसिया भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, यूएसए भी है, तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है। तो ये चल रहा था। बट अब क्या है कि अब G20 जो है वो इसका ज़्यादा चर्चा होने लगा, G7 का कम चर्चा हो रहा था। लेकिन अभी देख रहे हैं कि इस साल से कॉर्नवॉल जो समिट हुआ है लंदन में, उस साल से G7 का बहुत चर्चा हो रहा है। तो रीज़न क्या है? क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है उसमें चाइना बहुत कस के कम्पीट कर रहा है पुराने बॉसेस से, यानी यूएसए से, ठीक है। तो जब कस के कम्पीट कर रहा है तो अमेरिका अपने डिसएडवांटेज में तो जाएगा नहीं, वो चाहेगा कि अपने एडवांटेज को प्रोटेक्ट करके रखना है। हम ही बॉस रहे हैं, हम ही सब जगह सबको बताएं कि भाई क्या करना है, क्लाइमेट चेंज को कैसे हैंडल करना है, वर्ल्ड ट्रेड में कोई डिस्प्यूट होता है तो कैसे हैंडल करना है, अगर मिनिमम टैक्स लगाना है तो कैसे लगाना है, मतलब सारी चीज़ें। यूनाइटेड नेशन में बाबागिरी करना है तो हम ही करेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ करना है तो हम ही करेंगे, अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करना है हम करेंगे, भले हो पाए या ना हो पाए, ठीक है। कश्मीर पे कभी कोई स्टेटमेंट देना है तो हम दे देंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो उसमें चाइना compete कर रहा है, यूएसए को अपना स्टेक प्रोटेक्ट करना है और अपने आप को फिर से इस्टेब्लिश करना है। डोनाल्ड ट्रंप के समय क्या हुआ था, अमेरिका फर्स्ट, तो डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने बाकी सबसे रिलेशनशिप थोड़ा कमज़ोर कर लिया था। लेकिन जब से जो बाइडेन आए हैं, देन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जगह अमेरिका अगेन आ रहा है, ठीक है। ऐसी मतलब कि डिस्कोर्स है इंटरनेशनल लेवल पे। तो widening the base of institution like the G7 beyond the geographic base to include large democracies like India, ठीक है। क्यों? अगेन जो हमने लेमन लैंग्वेज में बात किया कि नए लोगों को जोड़ना है, नए, अब कौन जुड़ेंगे? नॉर्थ कोरिया तो जाके जुड़ेगा नहीं, जो सिमिलर आइडियोलॉजी का होगा सबसे पहले। फिर जिनका इंटरेस्ट अलाई करेगा वो जुड़ेगा, जिनका कि पुराना रिलेशनशिप रहा है और अभी उस रिलेशनशिप से डिविडेंड मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, वो जुड़ेंगे। तो इसीलिए, लेकिन अच्छा लगना चाहिए सुनने में, तो कोalition ऑफ डेमोक्रेसीज बोला जा रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे समझ में आएगा। एक तो कि अलायंस क्यों बनता है, तो आपका इंटरेस्ट लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया रप्चर कोइंसाइड्स, रप्चर इन द यूएस एंगेजमेंट विद चाइना कोइंसाइड्स विद रैपिड डिटोरिएशन इन दिल्लीज रिलेशनशिप विद बीजिंग। एलओसी एलएसी पे हम लोग देख रहे हैं, गलवान वैली और बाकी सब जो पिछले 1 साल से 1.25 साल से चल रहा है। तो ये है, ठीक है। तो यूएसए और इंडिया का अलाई हो रहा है, मतलब कि दोनों का कॉमन एनिमी एक तरह से चाइना बन के उभर रहा है, ठीक है। तो भाई दोनों दोस्त हो जाएंगे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। तो ये हिसाब है। तो इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल इंटरेस्ट जो है वो प्रिवेल करता है, इस बात को याद रखना है। इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज मतलब स्टैंडर्ड स्टेटमेंट कि नेशनल इंटरेस्ट को हमें देखना है। नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल इंटरेस्ट को बैलेंस करना होता है, ठीक है। तभी कोई माइग्रेंट जब हमारे कंट्री में आता है तो हम मना कर सकते हैं, हम कह सकते हैं भाई कि हमारे यहाँ इतना रिसोर्स नहीं है, हम कैसे रखेंगे इनको, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि हमें अपना पहले नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद हम इंटरनेशनल चीज़ों को देखेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें सब ठीक ठाक होनी चाहिए और सब होना चाहिए, ठीक है।
तो यही डिस्प्यूट हुआ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कि पहले नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था, फिर इंटरनेशनल को। हालांकि उस समय ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए वैक्सीन मैत्री शुरू किया गया था ताकि इंडिया का रिलेशनशिप सब जगह अच्छा रहे, ठीक है। तो ये है। बट अब क्या है कि डीपनिंग कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द वर्ल्ड्स डेमोक्रेसीज एंड ऑटोक्रेसीज, ठीक है, जो जैसे रसिया है, चाइना है, ठीक है। तो अब जो जो क्राइसिस है, जो रिलेशनशिप में जो फॉल्ट है, वो डीप थोड़ा गहरा होते जा रहा है। क्यों गहरा होते जा रहा है? अब जैसे रसिया पे जो एलिगेशन लगा था कि भाई यूएसए इलेक्शन में मेडलिंग करने का, फिर साइबर वॉरफेयर चलते रहता है, फिर इधर उधर प्रॉक्सी वॉरफेयर चलते रहता है, अफगानिस्तान का जो इशू है, तो ये सब चीज़ें, नॉर्थ कोरिया का इशू है, तो वो डीप हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मेन ऑब्जेक्टिव, इसको भी हमने पहले भी डिस्कस किया, अभी फिर से आप देख लीजिए चाइना क्या क्या कर रहा है इकोनॉमिक एरिया में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ कोविड को लेकर, कोविड का जो ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ठीक है, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फिर से हवा मिली है और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मिली है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इसको डिस्कस किया जा रहा है कि क्या कोविड सही में लैब से लीक हुआ था, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन राइट इन जिनजियांग एंड हांगकांग, चाइना में, ठीक है। ये वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ चाइना है, जहाँ पे कि उइगर मुस्लिम रहते हैं, और वहाँ पे एक तरह से कंसंट्रेशन कैंप बना के उनका ब्रेन वॉश, माइंड वॉश और सब कुछ किया जाता है। हांगकांग का इशू हमने देखा ही, हांगकांग में प्रोटेस्ट भी चला था। ताइवान का भी इशू है, 2 चाइना पॉलिसी एंड 2 नेशन पॉलिसी के बारे में कभी हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ताइवान पे चाइना अपना कब्जा बताता है, बोलता है कि अभी फिलहाल ठीक है, वो एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, बट दैट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ चाइना। और ताइवान कहता है कि पागल हो गए हो क्या, मैं एक इंडिपेंडेंट देश हूँ। ताइवान को कौन सपोर्ट करेगा ऐसे केस में? कौन करता होगा शुरू से? यूएसए, ठीक है। लेकिन सम ऑफ द अलाइज ऐसा नहीं कह रहे हैं, मतलब कि खुल के चाइना बैशिंग नहीं कर रहे G7 पे, ठीक है। जैसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने चाइना का नाम भी नहीं लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्यों? क्योंकि डोर मस्ट बी केप्ट ओपन। किस लिए? ताकि क्लाइमेट चेंज जैसा इशू है या फिर बाकी भी कोई ग्लोबल इशू है, तो आप किसी को एकदम शट आउट कर देंगे तो ये फिर बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो मतलब G7 में भी जो है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से कंसेंसस नहीं है चाइना को लेके, ठीक है। अंदर में हो सकता है लेकिन खुल के बाहर नहीं आता। ये हमने भी बात किया, रप्चर कोइंसाइड्स इंडिया का और यूएसए का, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि क्या मतलब यूएसए इतना सीधा साधा बच्चा है कि भाई एकदम डेमोक्रेसी के क्वेश्चन पे वो किसी से अलायंस कर लेगा और जो जहाँ डेमोक्रेसी खतरे में होगी वहाँ पे अलायंस नहीं करेगा? सी, यूएसए इटसेल्फ फेसिंग लॉट्स ऑफ अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस एंड अनडेमोक्रेटिक इशूज, जैसे रेसलिज्म है ना, अफ्रीकन को, एशियंस को, ब्लैक्स को, ब्राउन्स को, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये क्या है? एंटी डेमोक्रेटिक थिंग है। तो एक तो इस लेवल पे हो गया। दूसरा कि अगर आप लार्जर लेवल पे देखें तो यूएसए ने कितने ऑथोरिटेरियन रिजीम के साथ अलायंसेस किए हैं, ठीक है। सद्दाम हुसैन के साथ भी अलायंस रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेसी के क्वेश्चन पे, यहाँ पे हमने क्या बोला कि कोalition ऑफ डेमोक्रेसी, थोड़ा सुनने में बोलने में अच्छा लगना चाहिए। बाकी मेन चीज़ क्या है कि इंटरेस्ट जो है, नेशनल इंटरेस्ट, वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये मतलब वही है, मोटा मोटी इसका डिस्कशन यही था। अब डेमोक्रेटिक डेफिसिट है तो वो हर कंट्री में है। कोई भी डेमोक्रेसी, चाहे वो 1776 में अमेरिका रिवॉल्यूशन करके बना हो, चाहे 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ हो, चाहे कोई भी कंट्री हो जो डीकोलोनाइज हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ये तो होगा ही, किसी भी सोसाइटी, किसी भी समाज में समस्याएं रहती ही हैं, समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। समस्याएं ख़त्म हो जाने का मतलब कि वो एकदम उटोपियन कॉन्सेप्ट है एकदम, कि अब तो एकदम जन्नत, स्वर्ग, ठीक है। तो ऐसा होने वाला नहीं है। इनइक्वालिटी रहेगी। यूएसए में भी इनइक्वालिटी है, इंडिया में भी इनइक्वालिटी है, चाइना में भी इनइक्वालिटी है। क्या अगर इंडिया में अंबानी अडानी है, इंडिया में टाटा है, इंडिया में बहुत बड़े बड़े बिलियनर हैं, तो क्या यूएसए में इलोन मस्क नहीं है? क्या वहाँ पे बिल गेट्स नहीं है? क्या वहाँ पे टैक्स चोरी नहीं हो रही है? अभी तो 2-3 दिन पहले रिपोर्ट आया था कि टैक्स इवेजन लोग पूरा मैनिपुलेट करके और बहुत कम टैक्स पे करते हैं। वॉरेन बफेट ने बहुत कम टैक्स पे किया, इलोन मस्क ने बहुत कम टैक्स पे किया है, ठीक है। चाइना में देख लीजिए, जैकमा है। तो आप ये समस्याएं रहेंगी, ठीक है। तो इसी को डेमोक्रेटिक डेफिसिट बोला गया है। ये सब टर्म्स हैं जिसको कि आप एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक डेफिसिट है, जैसे फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर में, तो डेमोक्रेटिक डेफिसिट है। डेमोक्रेटिक डेफिसिट को हमें फिल करना है। कैसे फिल करेंगे? तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म ला के, सोशल रिफॉर्म ला के, इकोनॉमिक रिफॉर्म ला के, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। अब ये डेफिसिट जो है, न्यू चैलेंजेस जो है, इसको और एग्रावेट कर सकते हैं। न्यू चैलेंजेस में क्या क्या है? डिजिटल टेक्नोलॉजी दो धारी तलवार है, ठीक है। इसका यूज मिसयूज दोनों हो सकता है। सोशल मीडिया हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन, रेडिकलाइजेशन है, लोन वोल्फ अटैक है, ठीक है।
तो ये सब जो न्यू चैलेंजेस हैं इनको टैकल करना होगा। कैसे टैकल करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हम देखें साइबर अटैक को लेके, तो हमें साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। तो इसी में केरला डोम, के डोम प्रोजेक्ट आया, साइबर डोम प्रोजेक्ट सवाल आया था 2019 के मेंस में, ठीक है। साइबर अटैक से बचने के लिए केरला पुलिस ने साइबर डोम एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये तो छोटा और स्टेट लेवल पे इनिशिएटिव है, लेकिन ये हमें ग्लोबल लेवल पे करना होगा। स्पेस वॉर को प्रोटेक्ट करना होगा, स्पेस रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो हो रहा है वो ठीक से करना होगा, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना होगा अच्छे से। ऐसा नहीं कि डिसेंट को ही कर्व कर दें, लेकिन सोशल मीडिया का अननेसेसरी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए रेडिकलाइज करने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए और इन सब तरह की चीज़ों के। जैसे अब जो ग्लोबल लेवल पे टेररिज्म फैल गया है और लोन वोल्फ अटैक हो रहा है कि भाई आप बस रेडिकलाइज कर दो, आपको तो आदमी भेजने की जरूरत नहीं, वो आदमी अपने आप वीडियो देख देख के इतना रेडिकलाइज हो जाएगा कि वो खुद से हथियार बंदूक खरीद के और अटैक करना शुरू कर देगा, ठीक है। क्राइस्ट चर्च अटैक हुआ है, चाहे बांग्लादेश में अटैक हुआ है, आप देखिए सब दीज आर लोन वोल्फ अटैक, ठीक है, कि आदमी खुद से रेडिकलाइज होकर अटैक कर रहा है। और ये किसी एक रिलीजन या एक कम्युनिटी की बात नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो वाइट ब्लैक के बीच का लड़ाई हो सकता है, या कि रिलीजन के नाम पे लड़ाई हो सकता है, या रीजन के नाम पे लड़ाई हो सकता है। तो सो प्लीज़ डोंट गेट इमोशनल अबाउट दीज थिंग्स एंड डेमोक्रेटिक डेफिसिट को ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये था ओवरऑल इसका डिस्कशन। इस तरह के आर्टिकल्स को जरूर पढ़िए, क्योंकि एक आपका पर्सपेक्टिव क्लियर करेगा, ठीक है। और आईआर का जो सवाल आता है तो कहता है कि करंट अफेयर से पढ़ना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये पढ़ने का तरीका होना चाहिए जिससे कि हमें चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो कैसा लगा आपको ये वाला डिस्कशन ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप देख रहे हैं, तो इसको यूं ही मत छोड़िए। यू शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड दिस इनिशिएटिव एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक तो करना ही करना है। थैंक यू वेरी मच।